जोहार फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। ये आपका करंट अफेयर का सेशन चल रहा है जिसमें से कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जा चुके हैं जो कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है, झारखंड एसएससी, सीजीएल, नगर पालिका एग्जाम, 11 जेपीएससी, सीडीपीओ एग्जाम, इन सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें कुछ सेगमेंट डिवाइडेड हैं जैसे कि अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स रिपोर्ट्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको रिवीजन करा दिए जाएंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आता है झारखंड स्पेशल से, सीसीएल एंड मेजर्स ऑफ जेएमएम माइनिंग। 30 अगस्त 2022 को सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल ने रांची में सीएमडीओ मोड के माध्यम से पीपरवार भूमिगत खानों के संचालन के लिए मेजर्स जेएमएम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक एमओयू साइन हुआ है इन बिटवीन सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और जो रांची के सीएमडीओ मोड के माध्यम के बीच एक एमओयू का सिग्नेचर हुआ है जिसमें पीपरवार भूमिगत खानों, जो भी माइनिंग एरिया है जो कि कहाँ पे है, पीपरवार में है, के संचालन के लिए मेजर्स जेएमएम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू का साइन किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से जीएम पीपरवार सीबी सहायक ने और निदेशक तकनीकी मेजर्स जेएमएम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कल्याण कुमार हाजरा ने अपनी कंपनी की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मतलब कि हाजरा कुमार के बीच सीबी सहाय और निदेशक तकनीकी मेजर्स, इन दोनों के बीच क्या एक एमओयू का सिग्नेचर हुआ है। यह कोल इंडिया लिमिटेड की पहली भूमिगत खदान होगी जिसका संचालन सीएमडीओ मॉडल द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना को चालू होने पर वार्षिक उत्पादन क्षमता 0.87 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। यह एक ऐसा है यह कोल इंडिया लिमिटेड की पहली भूमिगत खदान होगी। यह पहला अंडर माइनिंग वाला एरिया है जिसके अंतर्गत वार्षिक उत्पादन जो एनुअल प्रोडक्शन है वो 0.87 मिलियन टन प्रति वर्ष होगा। तो इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये 30 अगस्त 2022 को एक एमओयू साइन हुआ है इन बिटवीन सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची में सीएमडीओ मोड के माध्यम से पीपरवार भूमिगत खदानों के संचालन के लिए मेजर्स जेएमएम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच, मीन सीसीएल और मेजर्स जेएमएम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है उनके बीच एक एमओयू का सिग्नेचर हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम है जब अंडर माइनिंग एरिया पर ये किया जा रहा है। जो पहली भूमिगत खदान योजना होगी और इस परियोजना को चालू होने पर इसका जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा, 0.87 मिलियन प्रति वर्ष रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको मेनली ये पूछा जा सकता है कि किन दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ है, ये कहाँ पर है, किस प्लेस, लोकेशन आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बार बार पढ़ के आपको रिविजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्ट सिटी इन रांची। तो इसमें आपको देखना है क्या इंपॉर्टेंट है, रांची के सुकुर हुटू, कहाँ पर, सुकुर हुटू में 14 सालों का इंतजार खत्म हो गया है। 40.68 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। एक ट्रांसपोर्ट सिटी के नाम का निर्माण शुरू हुआ है। नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको की निगरानी में केबीएम कंपनी ने भूमि पूजन का निर्माण कार्य की शुरुआत की है। तो इसमें आपको ये देखना है कि रांची के एग्जैक्ट लोकेशन क्या, सुकुर हुटू में 14 सालों का इंतजार खत्म हुआ। मतलब ये स्टेब्लिश कहाँ पे हुआ, सुकुर हुटू में हुआ है। ऑल टोटल कितने एकड़ जमीन पर, 40.6 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिटी का निर्माण किया गया है। नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको की निगरानी में। किसने किया है, जुडको के द्वारा किया जा रहा है। कंपनी ने भूमि पूजन का निर्माण का कार्य का शुरुआत किया है। 2 वर्षों में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का लक्ष्य है। मतलब 2 साल के टाइम पीरियड में इस जगह को ट्रांसपोर्ट सिटी बनाने का एम रखा गया है। किस जगह को, सुकुर हुटू को। तो आपको जगह का नाम याद रखना है। सुकुर हुटू कहाँ पे है, रांची में है। ट्रांसपोर्ट नगर बनने से रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने के साथ दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।
तो इस तरीके का अरेंजमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो ट्रैफिक होती है रांची की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ट्रैफिक का सॉल्यूशन करने के लिए किया जा रहा है। और दूसरा जो एक्सीडेंटल रोड एक्सीडेंटल होते हैं उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट है टाटा स्टील नेशनल शॉर्ट फिल्म। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन जमशेदपुर के टीसीएस सोनारी में कब से कब तक हुआ? 7 से 12 अगस्त तक किया गया है। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव, नेशनल शॉर्ट फिल्म महोत्सव जो डॉक्यूमेंट मूवी होता है वो का तीसरा संस्करण जो 3rd एडिशन है वो आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जमशेदपुर में। और ये कब से कब तक हुआ था? 7 अगस्त से 12 अगस्त, फ्रॉम 7th अगस्त टू 12th अगस्त किया गया था। यह महोत्सव पेशेवर फिल्म निर्माताओं को मंच प्रदान करता है। जो प्रोफेशनल फिल्म प्रोड्यूसर हैं या फिल्म डायरेक्टर हैं उनको क्या एक प्लेटफॉर्म देता है। तो दूसरी ओर उन लोगों को भी मंच प्रदान करता है जिन्होंने फिल्म निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जो कि विदाउट प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हैं उन लोग के लिए भी ये बेनिफिशियल है। और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर आए हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन लोग के लिए भी बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है। तो ये जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा नेशनल शॉर्ट फिल्म महोत्सव कहाँ पे किया गया था? जमशेदपुर में किया गया था। तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, जमशेदपुर में ये किया गया था इन बिटवीन 7th अगस्त टू 12th अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिरसा मुंडा इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल। बिरसा मुंडा ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था। भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म उत्सव 2022 का आयोजन 12 अगस्त से 14 अगस्त कहाँ पे किया गया? खेलगांव रांची स्थित राज्य संग्रहालय में किया गया था। ये जो राज्य का संग्रहालय जो म्यूजियम है खेलगांव वहां पे किया गया था। क्या किया गया था? भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव, भगवान बिरसा मुंडा इंटरनेशनल जनजाति फिल्म उत्सव, इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच। कहाँ पर किया गया था? रांची के खेलगांव में जो स्टेट म्यूजियम है वहां पे। 2 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन यूनाइटेड नेशन अर्थ एंजेला मरीना तिर्की, जो यूनाइटेड नेशन अर्थ है एंजल मरीना तिर्की लोक गायक पद्मश्री, और जो लोक गायक हैं पद्मश्री जिनको मिला हुआ मधु मंसूरी हसमुख, राज संग्रहालय के क्यूरेटर सैफुद्दीन साहब व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के पीएस अभिनव स्वरूप आरएस ने किया था। तो किन किन लोगों ने मिलकर उसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया गया था? मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ जो थी, यूनाइटेड नेशन अर्थ जो बनी थी उनके द्वारा एंजल मरीना तिर्की। ठीक है, लोक गायक पद्मश्री, एक पद्मश्री हैं जो लोक गायक है मधु मंसूरी हंसमुख। तीसरे जो हैं जो संग्रहालय जो म्यूजियम है उसके क्यूरेटर थे सैफुद्दीन साहब। तो इन तीनों ने मिलकर, और जो पर्यटन मंत्री है झारखंड के हफीजुल हसन, इन चारों पांचों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। तो बेसिक मेन क्या है, इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था? भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए, जो कि 12 अगस्त से 14 अगस्त को खेलगांव में किया गया था। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिल्म महोत्सव में ढोल, आदिम संस्कृति की झलक, जमशेदपुर की फिल्म अमित मोदक, द फ्लोइंग द लीजेंड नचिकेता संथाला, द सॉन्ग्स ऑफ एरोस और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नंदन सक्सेना की आई कैन नॉट गिव यू माई फॉरेस्ट आदि फिल्मों को दिखाई गई। तो ये कुछ फिल्म है जो दिखाया गया था। पहला था ढोल, आदिम संस्कृति की झलक, जमशेदपुर की फिल्म अमित मोदक, फॉलोइंग द लीजेंड नचिकेता, संथाल, द सॉन्ग्स ऑफ एरोस एंड द राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता नंदन सक्सेना की आई कैन नॉट गिव यू माई फॉरेस्ट आदि। ये सारा कुछ मूवीज था जिसको दिखाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। कुछ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के बारे में है। झारखंड सरकार ने राज्य की 18 कस्बों में पेयजल आपूर्ति, जो ड्रिंकिंग वाटर है, पेयजल आपूर्ति के लिए 2300 करोड़ 2300 करोड़ रुपए की योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। तो ये कहाँ पे किया गया? 18 कस्बों के लिए किया गया है। इससे इन कस्बों में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी। मोर देन 10 लाख को ये फैसिलिटी दिया जा रहा है। परियोजना जो आपका जो प्लानिंग है
वर्ल्ड बैंक, एशियाई बैंक और केंद्र सरकार के अटल मिशन फॉर रिजिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो अमृत योजना है जैसी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इनको फाइनेंस कौन कौन कर रहा है? WHO कर रहा है, ADB बैंक कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट की अटल मिशन जो फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो अमृत योजना है, तो वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB बैंक हो गया और अमृत योजना के तहत जैसी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। तो आपको ये तीन जो जगह है कौन कौन कर रहा है? WHO, ADB, अमृत योजना, ये तीन चीज को याद रखना है। झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जुडको, जुडको जो है झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी इस परियोजना को लागू करेगी। तो ये जो परियोजना है किनके द्वारा लागू किया जाएगा? जुडको के द्वारा किया जाएगा। क्या है परियोजना का काम? 18 जो कस्बे हैं उनको शुद्ध पेयजल आपूर्ति जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो दिया जाएगा। ठीक है। जुडको के उप महाप्रबंधक आलोक मंडल ने बताया, जो उप महाप्रबंधक है आलोक मंडल, उन्होंने बताया कि गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा, गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को एशियाई विकास बैंक से 500 करोड़ रुपए की सहायता लागू किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? गुमला में, लोहरदगा में और जामताड़ा में। ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो 500 करोड़ रुपए की सहायता देगी। मतलब 500 करोड़ रुपए हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? ADB से मिल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल रहा है। कहाँ के लिए? गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। ये आपका भी करंट सेक्शन चल रहा है, उसके बाद जो डिफरेंट सेक्शन है जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडेक्स, ऐप, रिपोर्ट्स, ये सारा भी इसी में कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़िए, बार बार वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखने के बाद फिर करंट सेक्शन में नहीं आ रहे। करंट अफेयर जो होता है उसको आपको बार बार रिविजन करना होता है क्योंकि एवरी आवर कुछ ना कुछ नया करंट अपडेट होता रहता है। तो आप इसका जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है। और करंट अफेयर्स ये नहीं होता है कि आप जो 2022 या 23 को ही करंट मान के चल रहा है। झारखंड का एग्जाम वैसे भी कंटिन्यू नहीं होता है, बीच बीच में एक बार होने के बाद 2 बार 3 बार कैंसिल होता है, रिजल्ट आने के बाद कैंसिल होता है, कभी कभी तो सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आपको स्टे दे दिया जाता है। तो करंट अफेयर सेक्शन को आप जितना रिवीजन कर सके, चाहे वो 2017 का हो, 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, 21, 22 अप टिल योर एग्जाम, जो एग्जाम डेट है उससे पहले मंथ तक का आपको अपडेट पूरा रखना है। आप जो भी एग्जाम देंगे, चाहे आप BPSC दें, JPSC दें, कोई भी स्टेट PCS या UPSC जो भी देते हैं, तो करंट अफेयर आपका जो सेक्शन होता है वो आपको एकदम अपडेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है IIT धनबाद के बारे में। IIT और ISM धनबाद जो इसके लिए, धनबाद स्थित IIT ISM के वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसा टरबाइन बनाया है जो एक साथ पानी और हवा दोनों से बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है। धनबाद IIT जो है उन्होंने एक ऐसा, वहाँ के जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया है, ऐसा टरबाइन बनाया है जो एक साथ आपको वाटर और हवा, पानी और हवा दोनों से एक साथ बिजली का प्रोडक्शन करने में सक्षम है। मतलब आप हाइडल पावर भी ले सकते हैं और थर्मल पावर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका नाम उन्होंने पोर्टेबल हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन रखा है। इसका नाम क्या है? पोर्टेबल हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन। इससे संबंधित शोध का प्रकाशन रिन्यूएबल एनर्जी जर्नल भी हो चुका है। 1 किलोवाट क्षमता के इस पूरे सिस्टम को तैयार करने में महज 2 लाख रुपए की लागत आई है। 2 लाख रुपए का खर्च हुआ है इसमें। पूरा सेट बनाने में टरबाइन, हाउसिंग, फ्रेम, बेयरिंग, ऑल्टरनेटर और बैटरी का उपयोग किया गया है। इस छोटे पन बिजली उपकरण को अक्षय ऊर्जा के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। यह ऑफ ग्रिड क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ के साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है? धनबाद IIT के साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है। एक ऐसा टरबाइन बनाया गया है जिससे आप हवा और पानी दोनों से इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आपको याद रखने हैं। इससे संबंधित शोध का प्रकाशन रिन्यूएबल एनर्जी जर्नल भी हो चुका है। 1 किलोवाट की क्षमता, मतलब इसका कैपेसिटी है 1 किलोवाट। इससे पूरे सिस्टम को तैयार करने में महज 2 लाख रुपए की लागत आई है। ठीक है, इस पूरा सेट को बनाने में टरबाइन, हाउसिंग, फ्रेम, बेयरिंग, ऑल्टरनेटर और बैटरी का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका धनबाद IIT से है। IIT ISM धनबाद की टीम स्मार्ट इंडिया हैकाथन
के ग्रैंड फिनाले में विजेता बनकर उभरी है। 26 अगस्त की शाम चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय स्मार्ट इंडिया हैकथॉन प्रतियोगिता के लिए देश के 57 नोडल नवाचार केंद्रों में से एक था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट को फिर से डिजाइन किया और 1 लाख का प्रथम पुरस्कार जीता। तो ये अवार्ड जो है किसको मिला है? IIT ISM धनबाद की टीम को दिया गया है। किसके लिए दिया गया? हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले में विजेता बनकर। ये हैकथॉन की ग्रैंड फिनाले टीम में ये क्या विनर बने थे? 26 अगस्त की शाम ये कहाँ पे हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है वहां पे हुआ था। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय स्मार्ट इंडिया हैकथॉन प्रतियोगिता के लिए देश के 57 नोडल नवाचार केंद्रों से था। कितने? ऑल ओवर इंडिया से कितने आए थे? 57 नोडल नवाचार केंद्रों में से था। तो आपको याद रखना है कि हैकथॉन इंटरनेशनल का ग्रैंड फिनाले किसने जीता है? IIT धनबाद ने जीता है। इसमें जो प्राइज मनी था वो क्या था? भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट को फिर से डिजाइन किया और 1 लाख का प्रथम पुरस्कार जीता। कितने का प्राइज मनी जीता है इन लोगों ने? 1 लाख का प्राइज मनी जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। रोलिंग प्रक्रिया में नैनो टेक्नोलॉजी। आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये किस में काम हुआ था? रोलिंग प्रक्रिया में। रोलिंग प्रक्रिया में नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग पर सहयोग के लिए सेल, RDCIS रांची और IIT ISM ने, तो आपको ध्यान रखना है कि सेल के बीच, RDCIS के बीच और IIT ISM ने कब किया ये? 1 सितंबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, एक MOU साइन किया गया है। नैनो लुब्रिकेशन रोलिंग प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की खपत को कम करेगा। जो नैनो लुब्रिकेशन में रोलिंग प्रोसेस होता है, तो ड्यूरिंग दैट रोलिंग प्रोसेस जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको वो कम करेगा। तो ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के सहयोग के लिए। तो ये किनके द्वारा MOU साइन किया गया है? सेल, RDCIS रांची और IIT ISM ने साइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फलेरिया इरेडिकेशन इन 8 डिस्ट्रिक्ट। झारखंड में जो फलेरिया, जैसे मलेरिया होता है उसी तरीके से फलेरिया डिजीज है एक, जो पैर के फूलने पे जो आपका जो पैर है वो हाथी के पांव के जैसा फूल जाता है। तो उस डिजीज को इरेडिकेशन के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसको फलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। एलिफेंटिक फाइलेरिया मतलब हाथी पाँव, इसका हिंदी वर्जन है हाथी पाँव, के उन्मूलन को लेकर, उसको रोकने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए डिजीज को 16 से 30 सितंबर, इन बिटवीन 16 सितंबर टू 30 सितंबर तक झारखंड के आज 8 मतलब ऑल टोटल 8 फलेरिया प्रभावित जिले जहाँ पे ये फैला हुआ है। ये एक होता है मच्छर के काटने से फैलता है, जिसमें आपका जो पैर है वो पूरा जैसे हाथी एलिफेंट का पैर होता है ना वैसा फूल जाता है, पिलर जैसा। तो ये जो 8 फलेरिया इन्फेक्टेड एरिया है उसमें से रांची है, लोहरदगा, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी में ये अभियान चलाया जा रहा है। ये 8 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये अभियान चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? फलेरिया डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए। इस अभियान में फलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत दवाई खिलाई जा रही है। इस बार सभी दवाएं सामने खिलाई जाएंगी, मतलब जो पेशेंट है उनको अपने सामने खिलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रेस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, आपकी जब मर्जी आप खाइए नहीं खाइए, ऐसा कुछ नहीं। आपको ऑन द स्पॉट मेडिकल मेडिसिन जो है आपको दिया जाएगा, जैसे पोलियो ड्रॉप दिया जाता है उस तरीके से आपको बैठा के मेडिसिन खिलाया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा झारखंड को फाइलेरिया मुक्त होने में 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, झारखंड सरकार ने ये ईयर फिक्स किया है, टारगेट ईयर टिल 2030। अल्बेंडाजोल दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला और गंभीर बीमार व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती। जो मेडिसिन है आपका अल्बेंडाजोल, ये जो 2 वर्ष से छोटे बच्चे इनको नहीं दिया जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाएगा, और जिनको क्रोनिक डिजीज है, गंभीर बीमारी है, उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 8 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना, कहाँ पे इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया है और फलेरिया इरेडिकेशन का टारगेट ईयर क्या है 2030। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP में देश के पहले ब्रेन स्टिमुलेशन लैब का उद्घाटन निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास ने किया। इस लैब के प्रोसीजन पर्सनलाइज्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन सुविधा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का प्रोसेस है, ब्रेन स्टिमुलेशन का इसमें मेडिसिन दिया जाता है। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान देश के पहले ब्रेन स्टिमुलेशन लैब का उद्घाटन वासुदेव दास ने किया है। किसने किया है? वासुदेव दास ने किया है। आपको इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर हैं ये, डॉक्टर वासुदेव दास ने केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का उद्घाटन, उनका जो लैब है, लैब का इन्होंने उद्घाटन किया है। इस लैब के प्रोविजन को पर्सनलाइज्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन सुविधा कहा जाता है। और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है याद करने का, कुछ पॉइंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है ओल्ड पेंशन स्कीम से, जो पहले पेंशन का स्कीम था उसी के बारे में है। 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा के आधार पर झारखंड राज्य सरकार ने 1 सितंबर की तिथि को पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। कब से ये लागू करने का निर्णय लिया है हेमंत सोरेन ने? 1 सितंबर से। 1 दिसंबर 2004 के पहले नियुक्त सभी राज्यकर्मी पहले से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। जो 1 दिसंबर 2000 पहले से जिनका अपॉइंटमेंट हुआ उनको पहले से लाभ मिल रहा है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम मासिक वेतन का आधा पेंशन के रूप में मिलता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत क्या था? जो स्टाफ थे उनको अंतिम मासिक, जो उनका लास्ट, मान लीजिए आपका 50,000 है तो उसका आधा, दैट इज 25,000 आपको पेंशन के रूप में मिलता है। तो ये आपको डेट याद रखना है कि कब से फिर से लागू किया जाएगा? 1 सितंबर से। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो भी वीडियोस आ रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो वीडियो देखिए। आप कमेंट कीजिए और आपको किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें झारखंड SSC CGL के 15 सेट्स दिए हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लैंग्वेज पेपर का संस्कृत का वीडियो कंटिन्यू हो रहा है, आपको अगर आपका लैंग्वेज है संस्कृत तो आप उसको देख सकते हैं। और करंट अफेयर सेक्शन तो चल ही रहा है, तो इसमें जितने भी जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए और प्लीज शेयर द चैनल विद शेयर द लिंक विद द अदर चैनल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट है आपका फिट इंडिया क्विज। हाल ही में मुंबई में आयोजित फिट इंडिया क्विज 2021 के पहले संस्करण के नेशनल राउंड में DPS रांची नेशनल चैंपियन बना है। कौन सा नेशनल चैंपियन बना है? DPS रांची। झारखंड राज्य के प्रतिनिधित्व करते हुए DPS रांची के साकिब अरसलान और वैष्णव गरोड़िया राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बने। ये नेशनल लेवल पर ये दोनों विजेता बने। क्या नाम है दोनों का? साकिब अरसलान और दूसरी है वैष्णव गरोड़िया। चैंपियन बनने पर विद्यालय को, ये जो DPS रांची है उसको 25 लाख का नकद रुपए पुरस्कार मिला। मतलब 25 लाख का इन लोगों को अवार्ड मिला है, मतलब 25 लाख का पुरस्कार मिला है। वहीं प्रतियोगियों को 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। जो पार्टिसिपेंट है उनको 2.5 लाख और जो स्कूल है, जिस स्कूल को ये बिलोंग करते हैं DPS रांची को 25 लाख दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजेताओं को सम्मानित किया। फिट इंडिया क्विज में 21 का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। यह किसने ऑर्गेनाइज किया था? फिट इंडिया 21 का क्विज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा किया गया था। तो आपको इसमें रांची का जो स्कूल है DPS रांची का नाम याद रखना है और जो स्टूडेंट है, दो जो चैंपियन बने उन दोनों के नाम याद रखने हैं। तो दोनों के नाम क्या है? एक है वैष्णव गरोड़िया और दूसरे हैं साकिब अरसलान। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिप्रा मिश्रा। आपने पहले भी ये लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे, तो इनमें शिप्रा मिश्रा मैम का नाम आपने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि इनको टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय कदमा की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? जो टीचर्स डे होता है उसी दिन किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। ठीक है, और ये टीचर कहाँ की है?
झारखंड की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय कदमा की है, ये कदमा की है। झारखंड की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय कदमा की है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, शिप्रा मिश्रा। गौरतलब है कि इस वर्ष देश भर में 46 ऑल ओवर इंडिया में टोटल 46 टीचर चुने गए थे जिन लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था। इनमें झारखंड की एकमात्र शिक्षिका थी, यही एक टीचर थी जिनको झारखंड की तरफ से सेलेक्ट किया गया था, जो कि कदमा से हैं और इनका नाम क्या है शिक्षिका शिप्रा मिश्रा। राष्ट्रपति द्वारा शिक्षा मिश्रा को सम्मान स्वरूप सिल्वर मेडल और 50,000 की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इनको सिल्वर मेडल दिया गया, 50,000 का चेक और एक सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिजिटल एंड अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है आपको, कौन सा यूनिवर्सिटी है ये। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी है। कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय राज्य सरकार और प्रेज्या फाउंडेशन पेन आईटी एलुमनी रिच फॉर झारखंड फाउंडेशन के सहयोग से चलेगा। इसका मुख्यालय खूंटी में होगा। इसका जो मेन ऑफिस है कहाँ पे होगा, खूंटी में हेड ऑफिस जो है। इस विद्यालय की शुरुआत में 8 पॉलिटेक्निक संस्थानों को जोड़ा जाएगा। यहाँ से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर इत्यादि अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलेंगे। तो इसमें आपको याद करने वाला कौन कौन सा है, ये किसके द्वारा किया गया है, झारखंड राज्य के राज्यपाल के द्वारा, जो गवर्नर है उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, रमेश बैस ने। यह है झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में लाया गया था। कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक था, ये 2022 को इसको मंजूरी दी गई थी। कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय राज्य सरकार और प्रेज्या फाउंडेशन पेन आईटी एलुमनी रिच फॉर झारखंड फाउंडेशन के सहयोग से चलेगा। इसका मुख्यालय खूंटी में है। इस विश्वविद्यालय की शुरुआत में 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो पॉलिटेक्निक संस्थान से इसको जोड़ा जाएगा। यहाँ से सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे डिप्लोमा होता है, पोस्ट डिप्लोमा हुआ, 6 मंथ वाला कोर्स हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, और जो भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम है या टेक्निकल कोई कोर्स है वो चलाया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय के रूप में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का मुख्यालय रांची में होगा। जो प्राइवेट कॉलेज है उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे रहेगा, रांची में होगा। राज्य सरकार इटकी में जमीन उपलब्ध करा रही है। गवर्नमेंट जो है कहाँ पे ये इस चीज के लिए प्लॉट दे रही है, इटकी में दे रही है। इस विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि व्यावसायिक कोर्स शुरू होंगे। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय झारखंड का 16वां मतलब 16वां निजी विश्वविद्यालय होगा। ये झारखंड का 16th पोजीशन का प्राइवेट कॉलेज होगा। इसमें 5% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए और जबकि 25% सीधे झारखंड के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी। इसमें जो 5% है जो EWS कैटेगरी है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए होगा, और जो 25% सीट है वो जो झारखंड के स्टूडेंट है उनके लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब इसका स्वीकृति प्रदान किया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित पंडित रघुनाथ मुर्मू, इनको आपको नाम याद रखना है किनके नाम पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का स्वीकृति प्रदान किया गया है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पर स्वीकृति प्रदान की गई है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय जमशेदपुर में होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जमशेदपुर में, और क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड में रहेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री नियुक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सर्च कमेटी की अनुशंसा पर राज्यपाल करेंगे। जो गवर्नर होंगे वही इस पे कर सकते हैं सिलेक्शन। विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्देश्य जनजातीय भाषा और आदिवासी समुदाय के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को सहेजना, उन पर शोध करना और आदिवासी समाज के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। ये फुल्ली डेडिकेटेड तो होगा जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ट्राइबल कल्चर है, और उनका जो कल्चर है उन पर आप रिसर्च कर सकते हैं, और आदिवासी समाज के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। जो भी ट्राइबल स्टूडेंट हैं, ट्राइबल स्कॉलर हैं, उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क 27 सितंबर 2022 को टाटा स्टील ने जमशेदपुर में कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पे उद्घाटन किया है? जमशेदपुर में किया गया है। और बायोडाइवर्सिटी का पार्क का नाम क्या है? कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क। यह जमशेदपुर के आसपास ग्रीन जोन को बढ़ाएगा, जो भी आसपास का जो ग्रीन एरिया है उसको वो इन्हांस करेगा। यह पार्क 13.5 एकड़ में फैला हुआ है। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 13.5, जहां 50 पेड़ हैं और 4650 झाड़ियां लगाई गई है, जो मौजूदा 300 पेड़ों के अतिरिक्त हैं। मतलब इसमें आपको नंबर ऑफ जो ट्रीज है वो बता रहा है कितना है, 5650 पेड़ हैं। और जो शब और हर्ब लगा हुआ है वो है जो स्मॉल एरिया में जो है वो 4650 है। पार्क में 2.3 किलोमीटर पैदल चलने का मार्ग है। जो पेडेस्ट्रियन एरिया है वो 2.3 किलोमीटर है। एक योग और ध्यान क्षेत्र है। एक एरिया जो ग्राउंड बनाया गया है जिसमें आप योगा कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। पक्षी क्षेत्र देखने के लिए वर्षा जल संचयन तालाब, लिली तालाब, तितली क्षेत्र और फल बांस के भी बगीचे। पक्षी आप वहाँ की चिड़िया देख सकते हैं, उसके लिए एक अलग से एरिया बनाया गया। वर्षा जल संचयन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एरिया है। आपका फूल का फैसिलिटी है, लिली तालाब है, तितली क्षेत्र है, तितली के लिए बटरफ्लाई पार्क भी बनाया गया है। तो ये सारा सब चीज कहाँ पे किया गया? जमशेदपुर के कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क में किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चर्चित व्यक्तित्व में। जो भी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं झारखंड के ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, उन लोग के बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट है अमिताभ चौधरी, बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी का 16 अगस्त 2022 को निधन हो गया। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ये बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं अमिताभ चौधरी, जिनका निधन कब हुआ? 16 अगस्त 2022 को हो गया है। नेक्स्ट आते हैं आपके सैयद सिप्ते रजी। ये पहले गवर्नर रह चुके हैं झारखंड के। झारखंड के पूर्व गवर्नर राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का 20 अगस्त 2022 को निधन हो गया। झारखंड में उनका कार्यकाल, उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 2004 से 2009 तक था। ठीक है, तो आप गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, किस एरिया को बिलोंग करते हैं ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बंधु तिर्की। मांडर के विधायक बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि इन्हीं की बेटी को वो एरिया से उपचुनाव में वो कांग्रेस की तरफ से जीत गई थी। तो बंधु तिर्की जो है मांडर के विधायक थे। इनको सीबीआई की विशेष अदालत ने, सीबीआई ने इनके ऊपर जो प्रूव किया है, वो क्या क्या क्राइम प्रूव किया है इनके ऊपर? आय से अधिक संपत्ति, मतलब इनकम से ज्यादा इनके पास संपत्ति थी, मामले में 3 साल सश्रम कारावास, 3 साल का सश्रम कारावास दिया गया है और साथ ही 3 लाख का आर्थिक दंड। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 2013 में हुआ संशोधन, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम था 1951 का, उसमें 2013 में जो संशोधित हुआ था, अब तक के 4 विधायक को, लोहरदग्गा के विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत, कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का, सिल्ली के विधायक कौमिक महतो और गोमिया के विधायक योगेंद्र महतो की सदस्यता जा चुकी है। तो ऐसे 4 लोग हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है। ये कहाँ कहाँ के हैं? एक है लोहरदग्गा के, दूसरे सिल्ली के, तीसरे कोलेबिरा के और लास्ट जो है गोमिया के। बंधु तिर्की सदस्यता गंवाने वाले 5वें विधायक हैं। तो जितने भी विधायक हैं जो सदस्यता गंवा चुके हैं झारखंड के, उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धरती आबा को सम्मान। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75वें साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी प्रदान की है। जनजातीय गौरव दिवस को किस दिन बनाया गया है? 15 नवंबर। 15 नवंबर क्यों सिलेक्ट किया जाता है झारखंड में? आपको पता ही है, क्योंकि उस दिन भगवान बिरसा मुंडा का बर्थडे है। 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल, ये 15 अगस्त होगा यहाँ पे,
भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के रूप में मनाया जा रहा है और उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया जाएगा। और नेक्स्ट जो 15 नवंबर आता है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। पूरे इंडिया के जितने भी आदिवासी जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी है वो लोग 15 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करेंगे? बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाएगी और पूरे भारत में के आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। किनको सम्मानित किया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा को। 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान से स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये कब किया गया था? 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पे किया गया था? रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान। यह संग्रहालय है, म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। यह संग्रहालय 142 एकड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। कितना इसमें खर्च हुआ था? 142 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि जनजातीय दिवस किस दिन मनाया जाता है और किसके बर्थडे में मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं रमेश बैस। श्री रमेश बैस ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी। वे झारखंड के 10वें राज्यपाल थे। उन्हें द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इनसे पहले द्रौपदी मुर्मू थी जो अब राष्ट्रपति बन चुकी है, तो इनसे पहले जो थे द्रौपदी मुर्मू थी। उनके बाद कौन बने? रमेश बैस बने हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी रमेश बैस अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रह चुके हैं। तो ये रमेश बैस कहाँ को बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ के हैं, ये रायपुर के हैं। और ये अटल बिहारी जी का जब गवर्नमेंट था तब उनके कैबिनेट में ये क्या थे? राज्य एवं वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। ठीक है, तो इनके बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रकाश हेमतसरिया। सिंगापुर सरकार ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार लोक सेवा पदक के लिए श्री प्रकाश हेमतसरिया का चयन किया है। कहाँ के गवर्नमेंट ने इनका सिलेक्शन किया है? सिंगापुर गवर्नमेंट ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर, मतलब सिंगापुर का जो नेशनल डे है उस डे पर सम्मानित करने के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। ये कौन है? हेमंत प्रकाश हेमतसरिया। यह पुरस्कार सिंगापुर में किसी व्यक्ति को सराहनीय जन सेवा या कला, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान, व्यापार, व्यवसाय एवं श्रम आंदोलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। जो भी आउटस्टैंडिंग काम करते हैं ये सब एरिया में कौन कौन से में? जन सेवा या कला, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान, व्यापार, व्यवसाय या श्रम आंदोलन, लेबर मूवमेंट में उल्लेखनीय जो भी आउटस्टैंडिंग काम के लिए इनको प्रदान किया जाता है। कहाँ की गवर्नमेंट करती है? सिंगापुर की गवर्नमेंट करती है अपने नेशनल डे पर। प्रकाश हेमतसरिया का जन्म एवं प्रारंभिक शिक्षा रामगढ़ में हुई थी। वे 1995 में सिंगापुर गए और वहां 99 तक उन्हें वहां की नागरिकता प्राप्त हुई। वो कब चले गए थे? 95 में चले गए थे और 1999 में उन्हें वहां की नागरिकता प्राप्त हुई। इसलिए वहां पे उनको सिंगापुर सरकार द्वारा राष्ट्रीय दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे इतने। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पर्सन आती हैं सुमति कुमारी। झारखंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी सुमति कुमारी का चयन एफसी महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। एशिया कप के लिए सेलेक्टेड हुई हैं सुमति कुमारी। आपको प्लेयर का नाम और किस गेम से रिलेटेड है ये याद रखना है। फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, एशिया कप के लिए सेलेक्ट हुई हैं। फॉरवर्ड पोजीशन में खेलने वाली सुमति ढाका में आयोजित अंडर 19 रैक शैफ चैंपियनशिप में उप विजेता भारतीय टीम में शामिल थी। सुमति गुमला जिले की रहने वाली है। यह कहाँ की रहने वाली है? झारखंड में गुमला जिले की है। इनका सिलेक्शन एफसी महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम में किया गया था। फॉरवर्ड पोजीशन में ये खेलती हैं और ये ढाका में आयोजित अंडर 19 में सैफ चैंपियनशिप में उप विजेता भारतीय टीम में शामिल थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में याद रखना है। ये कौन थी? सुमति कुमारी फुटबॉलर है। कहाँ की है? गुमला डिस्ट्रिक्ट की है। नेक्स्ट पर्सन है आपके अष्टम उरांव। गुमला के अष्टम उरांव का चयन भारतीय सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम में किया गया। अष्टम उरांव का सिलेक्शन किसमें किया गया? भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में। तो ये भी फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, महिला फुटबॉल प्लेयर है अष्टम उरांव। नेक्स्ट है अभिषेक सिन्हा।
टाइम्स नाउ सर्वेक्षण में रांची निवासी अभिषेक सिन्हा ने देश के टॉप 40 अंडर 40 विधि विशेषज्ञों में अपनी जगह बनाई है। श्री सिन्हा 2020 में स्टार्टअप इंडिया से प्रभावित होकर अपने खुद का लॉ फॉर्म नॉट जस्ट लेक्स स्थापित किया है। तो इनको किस लिए टाइम्स नाउ में दिया? अंडर 40 में टॉप 40 में रहे हैं ये, और ये 2020 में स्टार्टअप इंडिया से प्रभावित होकर, मतलब स्टार्टअप पॉलिसी जो इंडिया में आया था उससे इन्फ्लुएंस होकर ये अपना स्टार्टअप लॉ फॉर्म खोले थे, ठीक है। इसलिए इनको ये टाइम्स नाउ की तरफ से अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आ जाती है अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। 4 बार कोडरमा की विधायक, 4 बार रही हैं ये कोडरमा की विधायक। अन्नपूर्णा देवी 2013 में हेमंत सोरेन में महिला बाल विकास एवं जल संसाधन मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ये कौन कौन से कैबिनेट में रह चुकी हैं वो आपको याद रखना। अन्नपूर्णा देवी पहले ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से विधायक रही हैं और अभी मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है इनको। और पहले जो ये थी हेमंत सोरेन की सरकार में महिला बाल विकास और जल संसाधन मंत्री रह चुकी हैं। तो इनका नाम एक बार फिर याद कर लीजिए, ये कौन है? अन्नपूर्णा देवी। तो ये था फेमस पर्सन। नेक्स्ट आपका आता फेमस अवार्ड, फिर रिपोर्ट होगा, इंडेक्स रिपोर्ट होगा, एप्स होगा, ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट अवार्ड है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गव्य विकास निदेशालय के पूर्व सहायक निदेशक मुकुल प्रसाद सिंह को डेयरी डेवलपमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनको किसके लिए किया गया? गव्य विकास निदेशालय के पूर्व सहायक मुकुल प्रसाद सिंह। किनको सम्मानित किया गया? मुकुल प्रसाद सिंह को यह अवार्ड दिया गया है। किस लिए? डेयरी डेवलपमेंट के नाम से ही पता चलता है कि ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। जो ऑपरेशन मिल्क जो चला था डेयरी डेवलपमेंट के लिए, उस क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका कौन सा अवार्ड दिया गया है? वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है? मुकुल प्रसाद सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है पंचायती राज अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायती राज दिवस पर बोकारो जिले के बुंडू पंचायत को दूसरी बार बाल वित्तसी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितनी बार इसको सम्मानित किया गया है? दूसरी बार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बोकारो जिले में बुंडू पंचायत है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में? बोकारो में बुंडू पंचायत को दूसरी बार बाल हितैषी ग्राम पंचायत से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सेशन है आपका पोस्ट इन्फो। ये एक पोर्टल है, इसे डाक विभाग ने लॉन्च किया। इंडियन पोस्टल सिस्टम जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये। अब डाक घर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पोस्ट ऑफिस आपको जाना पड़ता था, अब वो चीज का नहीं करना है, आपको ऑनलाइन इसकी सुविधा मिल जाएगी। बल्कि इस ऐप के जरिए आप बैठे बैठे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पोस्ट इन्फो के द्वारा डाक कर्मियों के साथ साथ ग्राहकों, बचत एजेंट, डाक विभाग एजेंट सभी के लिए सुविधाजनक है। ये क्या है? सबके लिए ये फैसिलिटी दिया गया है। इसके लिए आपको बार बार आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने घर में ही अपने मोबाइल में ही लॉगिन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है आपका प्रज्ञाम ऐप। 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान ई पास के लिए लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने की व्यवस्था की गई थी। एक ये ई पास था 2020 में आया था जब फर्स्ट लॉकडाउन था। तो ये 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन के द्वारा ई पास के लिए लॉन्च किया गया। तो आपको ऐप का नाम याद रखना, कौन सा ऐप है ये? प्रज्ञाम ऐप। इसके द्वारा आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी, जो भी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज थी उसकी डिलीवरी के लिए ये ऐप लगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए ई पास जारी करने की व्यवस्था की गई थी। जितने भी लोग थे उनको ई पास देने का फैसिलिटी किया गया था। तो ये था आप लोग का ऐप। नेक्स्ट आते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक। महत्वपूर्ण जो इंडेक्स रिपोर्ट थे उसके बारे में पढ़ने हैं आपको। तो महत्वपूर्ण इंडेक्स रिपोर्ट ज्यादातर क्या नीति आयोग के द्वारा आता है। तो नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक नवंबर 2020 में नीति आयोग ने पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स
रिपोर्ट जारी किया था। कब किया था? नवंबर 2021 में पहली बार किया था ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। रिपोर्ट में भारत के गरीब राज्यों की रेखांकित की गई थी, मतलब भारत में, इंडिया में कितने पुअर स्टेट है उनको शो किया गया था। रिपोर्ट में भारत के गरीब राज्यों की रेखांकित की गई थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन तीनों आयामों के आधार पर सूचकांक को तैयार किया गया था। इसका क्या क्या क्राइटेरिया था? शिक्षा, एडुकेशन, हेल्थ और जीवन स्तर जो है, लाइफस्टाइल जो था, उसके बेसिस थे इसके, एडुकेशन का, हेल्थ का और लाइफस्टाइल। सूचकांक के अनुसार देश के सबसे गरीब राज्य के रूप में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था। मतलब मोस्ट पुअरेस्ट है ये कौन कौन सा है? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ये कब बताया गया था? 21 का रिपोर्ट है ये। वहीं सबसे कम गरीब राज्य कौन सा था? केरल। झारखंड के सबसे गरीब जिले में पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज और दुमका शामिल है। झारखंड में सबसे पुअर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? पाकुड़ है, पश्चिमी सिंहभूम है, साहिबगंज है और दुमका है। वहीं झारखंड के सबसे कम गरीब वाला जिला कौन कौन सा है? मतलब रिच, सबसे कम गरीब मतलब रिच कौन सा, अमीर वाला कौन सा है? इसमें है पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, धनबाद और बोकारो। तो सबसे गरीब, मोस्ट पुअर आपको याद रखना है कौन कौन सा है? पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, दुमका। और सबसे रिच कौन कौन से हैं? पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, धनबाद एवं बोकारो। देश के सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। देश में सबसे तीन गरीब कौन सा हो गया? बिहार हो गया, झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। और देश के सबसे कम गरीब मतलब रिच कौन कौन से हो गए? केरल, गोवा, सिक्किम। तो मोस्ट पुअर में आपको याद रखना है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तीनों नेबरिंग है। और सबसे रिच स्टेट कौन से हो जाएंगे? केरल, गोवा, सिक्किम। ये रिपोर्ट कब आया था? 2021 का ये रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद और भी रिपोर्ट आए हैं, तो इस अकॉर्डिंग टू 21 ये रिपोर्ट था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो रैंकिंग था। नेक्स्ट आपका आता है महत्वपूर्ण योजना। अब इसमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण योजना है वो देख लीजिए आप एक बार। पहला है पलाश ब्रांड। सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। जो भी लोकल प्रोडक्ट्स जो रूरल एरिया में बनते हैं उसके मार्केटिंग के लिए एक बाजार उपलब्ध कराया गया था। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। यह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया गया था कि जितनी भी रूरल एरियाज की फीमेल्स है उनको आप डेवलपमेंट कर सके, वो जो काम कर रही है उनको वो प्रमोट कर सके। इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मार्केट लीडर के रूप में शामिल करने की योजना बनाई गई थी। मतलब मार्केट में ऐसा शो करना था कि ये जो वुमेन जो अपना प्रोडक्ट बना रही है वो कितना इम्पोर्टेंट है और किस किस चीज से इनको बनाया गया है। इसके लिए राज्य के विशेष संस्कृति और सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से पलाश ब्रांड, इनका नाम पलाश ब्रांड क्यों रखा गया था? क्योंकि जो राज्य का कल्चर और सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक है, कल्चर का प्रतीक क्या? पलाश का फूल है, तो इसलिए इसका नाम ब्रांड पलाश रखा गया, ठीक है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो राज्य की जो भी फीमेल्स हैं उनके द्वारा ये महिलाएं जो हैं वो लोग ये इस प्रोडक्ट का निर्माण करती है। गाजीपुर पीर सखी मंडल द्वारा उत्पादित सभी तरह के सामान पर अब पलाश ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये ब्रांड लगा रहेगा, जो पलाश का जो फूल है वो उसका ब्रांड चिपका रहेगा। यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। मतलब इसका क्वालिटी बेटर क्वालिटी होगा और जो कंपटीशन लेवल है उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। पलाश ब्रांड न सिर्फ आम शहरी बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी दैनिक एवं विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पाद उपलब्ध कराएगा। ये सिर्फ रूरल एरिया के लिए नहीं है, रूरल अर्बन दोनों जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं उनके लिए ये बनाया जा रहा है। राज्य की ग्रामीण उद्यमियों को अलग से 3 साल के भीतर 1500 करोड़ एकड़ के रूप में 70% भागीदारी दिलाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंदर क्या टारगेट फिक्स किया गया? जो पलाश ब्रांड है, राज्य की ग्रामीण उद्यमी जितने भी ग्रामीण उद्यमियां हैं उनके लिए अगले
3 साल के भीतर जो कमिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स है उसके भीतर 1500 एकड़ रुपए के बाजार में 70% मतलब 70% फीसदी आप उसमें पार्टिसिपेट जो करेंगी वो जो रूरल एरियाज की फीमेल्स है वही कर पाएंगी। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना पलाश ब्रांड। पलाश ब्रांड का नाम पलाश क्यों रखा गया है? क्योंकि वो जो राजकीय फूल है उससे प्रभावित होकर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चर्चित स्थल। झारखंड में कौन कौन सा फेमस प्लेस है वो आपको याद रखना है। पहला फेमस प्लेस है लोहरदगा। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवा के बिंदुओं के आधार पर नीति आयोग ने इसे राज्य के प्रथम स्थान दिया है। 2018 और 19 में जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग लोहरदगा का फर्स्ट पोजीशन है। किस एरिया में? हेल्थ सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट लोकेशन है जमशेदपुर। देखिए इसमें 2018-19 का भी बात किया गया, तो ऐसा नहीं कि आपको 2022 या 23 का ही करंट पढ़ना है, आपको 17, 18, 19 कोई भी करंट आपसे कोई भी क्वेश्चन एज अ करंट में पूछा जा सकता है। 3 मार्च 2019 को जमशेदपुर नामकरण का 100 वर्ष पूरा हुआ है। यहाँ स्थित विमेंस कॉलेज झारखंड का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना। तो जमशेदपुर का नाम जो है 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। तो ये 3 मार्च 2019 को जमशेदपुर नामकरण का 100वां वर्ष पूरा हुआ है। तो जमशेदपुर का नाम का कितना वर्ष पूरा हो गया? सेंचुरी बन गया है उसका। कब बना है? 3 मार्च 2019 को। और यहाँ पे जो विमेंस कॉलेज है झारखंड का पहला महाविद्यालय बना है। यहाँ जो विमेंस कॉलेज है वो झारखंड का पहला वुमेन्स कॉलेज है। तो इसके लिए आपको जमशेदपुर और लोहरदगा फेमस प्लेसेस है, इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन आपका आता है चर्चित पुस्तकें। कौन कौन सा फेमस बुक है वो आपको याद करना है। पहला है दिशोम गुरु। तो दिशोम गुरु आपको पता है किनको बोला जाता है? शिबू सोरेन को बोला जाता है। बुक का पूरा नाम पढ़िए क्या है? दिशोम गुरु शिबू सोरेन ट्राइबल हीरो। ये ट्राइबल हीरो के नाम से जाने जाते हैं। शिबू सोरेन सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। इसमें पूरा शिबू सोरेन के लाइफस्टाइल को मतलब जो उनका कब से कब तक क्या क्या कहाँ पे किए हैं वो सारा डिस्कस किया गया है। तो बुक का नाम क्या है? शिबू सोरेन ट्राइबल हीरो। शिबू सोरेन और इंग्लिश में है एक और दूसरा हिंदी में है। सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। तो ये बच्चों के लिए क्या, उस समय जब से इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया से लेके अब तक जो राज्यसभा के सांसद रहे तब तक का उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री इस बुक में दिया गया है। तो इस बुक के ऑथर कौन है? अनुज कुमार सिन्हा। तो आपको बुक का नाम और बुक के ऑथर का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, वैसे जितना भी आप बुक पढ़ रहे हैं सारा ट्राइबल कल्चर पे ही बेस्ड बुक है। दूसरा है कुडुख ग्रंथ। इसके राइटर है एल्बुमिनम ए मिंज। एल्बुमिनम ए बिंज मिंज है, ठीक है। नेक्स्ट बुक है सिरी जली कालीचरण हेम्ब्रेम। इनके ऑथर हैं कालीचरण हेम्ब्रेम। बुक का नाम है सिरी जली सिसिर जली सिसिर जली में भी इसका मतलब कुछ और होता होगा। सिसिर जली कालीचरण हेम्ब्रेम। नेक्स्ट बुक है द सीक्रेट ऑफ पलामू कोट। द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, पलामू फोर्ट होगा। द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, ऑथर है इसके रजी अहमद। नेक्स्ट बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ऑथर है कृतिका पांडे। लास्ट बुक है आंगन की गौरैया, ऑथर है मुक्ति सहदेव। तो आप जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं डेली आपको 5 to 6 दिए जा रहे हैं। आप एक साइड एक कॉलम बना के बुक्स के नाम एंड ऑथर्स के नाम लिखिए। डेली उसको बार बार रिवीजन कीजिए तभी याद रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लाइन भी आपसे बुक से पूछा जा सकता है कि बुक का कोई फेमस लाइन देकर पूछा जाएगा कि ये किस बुक से है या किस ऑथर से है। तो जितना भी बुक्स एंड ऑथर्स दिया गया आप उसको याद कीजिए, लिखिए, और जो भी करंट अफेयर डिस्कस हो रहा है वो आप उस वीडियोस को रेगुलरली देखें, तभी आपको करंट अफेयर सेक्शन याद रहेगा। क्योंकि जो पेपर 3 है उसमें बहुत सारे सेक्शन है। आपका जीएस है, साइंस है, मैथ्स रीजनिंग है, कंप्यूटर सेक्शन है, झारखंड स्पेशल है। तो इतने सारे सेक्शन में आप करंट अफेयर का थोड़ा सा पोर्शन कितने बार कर पाएंगे? तो हो सके तो आप जितनी बार वीडियोस देख लेते हैं, बार बार पढ़ने का टाइम तो नहीं मिल सकता है। आप सिर्फ हेडफोन लगा के करंट अफेयर सेक्शन को सुन भी लेते हैं तो आपका 5 to 10 क्वेश्चन इसी सेट से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट्स।